जय बद्री केदारनाथ दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका मेरे एक और YouTube वीडियो पे। तो दोस्तों, बात कर लेते हैं कि म्यूचुअल फंड में क्या हमारी रणनीति होनी चाहिए आगे की। क्योंकि देखिए, पोर्टफोलियो दिखाने के लिए कुछ है नहीं, क्योंकि कल तो मार्केट बंदी थी। तो जो पोर्टफोलियो मैंने आपको कल दिखाया था वही फाइनल था फ्राइडे का। अब देखिए, दो ट्रिगर मिले हैं मार्केट को जो पॉजिटिव हैं। एक तो रेट कट हुआ है, दूसरा दिल्ली चुनाव बीजेपी जीत गई है। हालांकि ये दोनों ही ट्रिगर्स बहुत ज़्यादा कोई प्रभाव मार्केट पे नहीं डालने वाले हैं। हाँ, एक शॉर्ट टर्म मोमेंटम ज़रूर आना चाहिए, ऐसा मुझे लगता है। शॉर्ट टर्म मोमेंटम ऐसा कि जो केंद्र में सरकार है उसी को एक राज्य और मिल गया है शासन करने के लिए। और राज्य भी कोई छोटा मोटा नहीं है, यूनियन टेरिटरी है वैसे तो दिल्ली, लेकिन दिल्ली देश की राजधानी है। और 27 साल बाद बीजेपी को देश की राजधानी पे दोबारा काबिज होने का मौका मिला है। अब ये लोग कैसा परफॉर्म करते हैं वो तो आने वाले समय में पता चल जाएगा, लेकिन चीज़ें इनके लिए आसान नहीं होने वाली हैं दिल्ली में, क्योंकि काफ़ी अच्छे बेनिफिट्स अरविंद केजरीवाल सरकार दिल्ली की जनता को देती थी। उन सारे बेनिफिट्स को देते रहना और दिल्ली के बजट को सरप्लस में रखना, तो वो भी एक चैलेंज रहेगा भारतीय जनता पार्टी के लिए। लेकिन वो एक लॉन्ग टर्म चैलेंज है, 5 साल के लिए होगा। फिलहाल ऐसा है कि अब देखना ये होगा कि ये शॉर्ट टर्म मोमेंटम मार्केट में कितने दिन चलता है। एक दिन चलता है, 2 दिन चलता है, या मार्केट बिल्कुल ही इसे नेग्लेक्ट कर देती है। देखिए, जो आरबीआई ने रेट कट किया है वो तो पहले ही फैक्टर इन था। 0.25 जो हुआ है वो पहले ही फैक्टर इन था, तो उसका कोई स्पेशल बेनिफिट मार्केट को होता हुआ नहीं दिख रहा है। लेकिन दिल्ली चुनाव जो बीजेपी जीती है प्लस जो रेट कट है उसका कंबाइंड बेनिफिट क्या शेयर मार्केट को मिलेगा, ये हमें सोमवार को पता चल जाएगा। इस वक्त सब स्पेकुलेशन कर रहे हैं और स्पेकुलेशन के आधार पे ही लोग अपना अपना दांव लगाएंगे। लेकिन मेरा मेरा मानना यह है कि हम तो म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टेड हैं, तो हमें कोई खास फ़र्क नहीं पड़ता कि मार्केट 300 पॉइंट 200 पॉइंट ऊपर जाके नीचे आ जाती है या 600 पॉइंट नीचे जाके ऊपर आ जाती है। हमारी गेम तो लॉन्ग टर्म की है, तो इन छोटी मोटी चीज़ों से हमें खास फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए शॉर्ट टर्म में मार्केट कैसा रिएक्ट कर रही है। हाँ, लेकिन कोई अच्छा फॉल मिलता है तो शॉर्ट टर्म में उन फॉल्स का आप फ़ायदा ज़रूर उठा सकते हो लमसम डाल के। हालांकि जैसा कि मैंने अपना व्यू बताया था, मैं अभी भी बियरिश हूँ। बियरिश इन द सेंस कि मुझे ऐसा अभी भी लगता है कि मार्केट दोबारा से 23,000 के नीचे जाएगा और 22,000 के आसपास मार्केट जाएगा। और ये जो चार्ट आप देख रहे हो इस वक्त स्क्रीन पे, यह है निफ्टी 50 का, पिछले एक साल का मैंने फ़िल्टर लगा रखा है। तो अब आप देखोगे कि नीचे जाके थोड़ी रिकवरी देता है, फिर नीचे जाके थोड़ी रिकवरी देता है। और मुझे ऐसा लगता है ये जहाँ से ये यहाँ पे शुरू हुआ है ना चार्ट, 22,000 के आसपास, इस लेवल तक जाकर ही ये पूरा फिनिश करेगा इस ट्रेजेक्टरी को। और जब ये वहाँ तक जाएगा 22,500 या 22,000 या उससे भी थोड़ा नीचे, वहाँ से जब ये फाइनली यू टर्न लेगा तब मार्केट ऊपर की तरफ आएगा। फिलहाल जो रेट कट हुआ है, क्या इसकी वजह से एफआईआई वापस लौटेंगे, ये अगले एक हफ्ते में पता चल जाएगा। एफआईआई वापस लौटेगा, हालांकि मुझे उम्मीद नहीं है कि एफआईआई वापस लौटने वाले 0.25 बेसिस कट जो आरबीआई ने किया है उससे भी। और एफआईआई का वापस लौटना बहुत ज़रूरी है दोस्तों, क्योंकि जैसा कि मैं अपने वीडियोस में लगातार आपको दिखाता रहता हूँ कि एफआईआई लगातार सेलिंग करते जा रहे हैं। और फ्राइडे को भी उन्होंने दोबारा तेज़ी पकड़ ली है, लगभग 4,000 करोड़ की कैश में उन्होंने सेलिंग कर दी है फ्राइडे को भी। तो एफआईआई का फ़िलहाल ऐसा कोई मूड, कोई इरादा नहीं लग रहा है कि वो इंडियन मार्केट्स में वापस आना चाहते हैं। और जब तक उनका मूड और इरादा नहीं बदलता तब तक हमारी मार्केट में कोई हरियाली वापस लौटेगी इसकी भी उम्मीद कम है। ठीक है। तो हमारी फाइनेंस मिनिस्टर जी ने पिछले साल थोड़ा चौड़े में आकर ये बात जरूर बोल दी थी कि अब इंडियन इक्विटी और इंडियन शेयर मार्केट हर रिटेलर्स के हवाले है और हमें एफआईआईस की ज़रूरत नहीं है। हालांकि अब बड़बोलापन अच्छा नहीं होता है, और अब इन्होंने मुंह की खाकर इस बार सब सारे मेजर्स लेने शुरू कर दिए हैं जिससे कि मार्केट रिवाइव किया जा सके। तो पहला मेजर तो उन्होंने मिडिल क्लास के हाथ में 12 लाख तक की टैक्स फ्री इनकम डाल दी है ताकि कंजम्पशन बढ़ सके। तो ये जो 12 लाख की टैक्स फ्री एग्जम्पशन मिली है दोस्तों, आपको इस बात को समझना होगा, ये अप्रैल से शुरू होगी। ठीक है, क्योंकि हमारा जो ईयर चलता है ना फाइनेंशियल ईयर, वो 1 अप्रैल से लेकर 31 मार्च तक का चलता है। तो कई लोग मुझसे ये पूछ रहे थे, भैया देखो अब तो एग्जामेशन भी मिल गई है, मिडिल क्लास के हाथ में पैसा भी आ गया है, तो मार्केट फिर क्यों नीचे जा रहा है। तो लोग, आधी अधूरी नॉलेज इसीलिए ख़तरनाक होती है। आपको थोड़ा समझना पड़ेगा कि हमारा फाइनेंशियल ईयर जो है भारत में वो 1 अप्रैल से 31 मार्च तक चलता है। तो
अप्रैल का महीना जब ख़त्म होगा, अप्रैल का महीना ख़त्म होगा तो पहली तनख्वाह आएगी लोगों की, जिसमें ये जो 12 लाख तक टैक्स फ्री किया है इसका बेनिफिट आदमी को मिलेगा। तो पहला वो 7-8 हज़ार जो उसका टैक्स बचेगा, तो वहाँ पे वो सरप्लस इनकम उसके हाथ में आनी शुरू होगी अप्रैल के एंड से, मई में समझ लो, ठीक है। तो मई में पहला बेनिफिट आएगा, फिर उसका इम्पैक्ट आने में भी डेफिनेटली 1 महीना और लगेगा। तो आप देखोगे कि स्लाइट इम्पैक्ट, हल्का इम्पैक्ट इसका क्वार्टर 1 में, अपना क्वार्टर 1 ये होता है अप्रैल से जून, क्वार्टर 1 में इसका हल्का इम्पैक्ट आ जाएगा। रोबस्ट इम्पैक्ट इस टैक्स स्ट्रक्चर में चेंज का आएगा सेकंड क्वार्टर से, जो होगा जुलाई से सितंबर तक का। यानी जुलाई सितंबर के जब नतीजे आएंगे, कब? अक्टूबर, यानी दिवाली के आसपास, दशहरा दिवाली के आसपास, तब ये जो टैक्स स्ट्रक्चर में चेंज किया है निर्मला सीतारमण जी ने, इसका पूरा फुल फ्लैज इम्पैक्ट वहाँ पे दिखने लगेगा दिवाली और दशहरा के आसपास। तो इसीलिए मेरी भी ये प्रेडिक्शन है कि मार्केट वहाँ से एक अपटर्न जरूर लेगा दिवाली दशहरा के आसपास। मुझे ऐसा लगता है कि 2025 जो है, आखिरी का जो क्वार्टर होगा, जो साल के आखिरी का क्वार्टर यानी अक्टूबर दिसंबर, वो अच्छा जाएगा और वहाँ पर मार्केट में रिकवरी होगी। और पूरे साल स्लगिश रहेगा जहाँ तक मुझे लगता है, बहुत ज़्यादा रिटर्न ड्यूरिंग द ईयर नहीं मिलेंगे। हमारी मार्केट अब ट्रेडर्स मार्केट बन गई है, इन्वेस्टर मार्केट नहीं है। हालांकि ये फिनोमिना चेंज होता रहता है। ट्रेडर्स मार्केट ये होती है कि मार्केट 500,000 पॉइंट ऊपर जाएगी, फिर 500,000 पॉइंट नीचे आ जाएगी, 500,000 पॉइंट ऊपर जाएगी, 500,000 पॉइंट नीचे आ जाएगी। इसको बोलते हैं ट्रेडर्स मार्केट। ट्रेडर पैसा कमाएगा इसमें, ठीक है, नीचे खरीदेगा ऊपर बेचेगा, नीचे खरीदेगा ऊपर बेचेगा। इन्वेस्टर नहीं कमाएगा, हमारे जैसे लोग नहीं कमाएंगे। तो कई लोग मेरे से पूछेंगे तो भैया इसका मतलब क्या अब हम म्यूचुअल फंड बेकार हो गए? नहीं, ये जो मार्केट फिनोमिना है ये साइक्लिकल होता है। इस वक्त हमारी मार्केट ट्रेडर्स मार्केट है, इन्वेस्टर मार्केट नहीं है। तो इन्वेस्टर इस वक्त पैसा नहीं बनाएगा। हम लोग जो म्यूचुअल फंड में पैसा डाल रहे हैं वो मोटा मोटा वही रहेगा, इस महीने भी वही है, 3 4 4 6 महीने में भी वैसे ही रिजल्ट होंगे। लेकिन ये साइकिल्स हैं, ये अभी हमारी मार्केट ट्रेडर मार्केट बन गई है, लेकिन कुछ समय बाद, 4 6 महीने बाद, ये दोबारा से इन्वेस्टर्स की मार्केट बन जाएगी। फिर ट्रेडर्स का वो वाला साइकिल देखो, ट्रेडर सबसे अच्छा पैसा बनाते हैं जब मार्केट ऊपर नीचे करता है। नीचे गया खरीद लिया, ऊपर गया बेच दिया, नीचे गया खरीद लिया, ऊपर गया बेच दिया, तो उनको मज़ा आता रहता है। लेकिन इन्वेस्टर का पैसा कब बनता है? जब मार्केट ओवरऑल ग्रो करती है, बुल रन में जाती है, तब बनता है इन्वेस्टर का पैसा। तो हमारा पैसा फ़िलहाल स्लो तरीके से बनेगा, लेकिन कोई बात नहीं, साइकिल से आगे जाके इन्वेस्टर की मार्केट भी बनेगी। हमारी ट्रेडर मार्केट कन्वर्ट हो गई है, हमारी इंडियन शेयर मार्केट जो है अब ट्रेडर्स मार्केट में कन्वर्ट हो गई, लेकिन दोबारा ये इन्वेस्टर मार्केट बनेगी। और आप देखना कि धीरे धीरे अब आप देख रहे हो कि हमारे व्यूज़ भी कम होते जा रहे हैं और जो लोग हैं वो अब छटते जा रहे हैं। तो अब जो पहले 1 1.5 महीना 2 महीना पहले जो बहुत सारे लोग साथ हुआ करते थे और बड़े जोश में बोला करते थे कि मैं तो 20 साल तक रहूँगा, मैं 15 साल तक रहूँगा, आधी जनता उसमें से साफ़ हो गई है। और हिस्टोरिकल डेटा भी यही बोलता है कि 5 साल से ऊपर सिर्फ 3% लोग ही निकलेंगे। यानी आप हम में से 3% लोग ही 5 साल की जर्नी क्रॉस करेंगे। अगर ये जर्नी मान लीजिए हमने 2023-24 में शुरू करी है, तो 2029 आते आते आप हम जितने भी लोग हैं इंक्लूडिंग मी, हम 3% ही बचेंगे, बाकी 97% आउट हो जाएंगे। समय आता जाएगा धीरे धीरे। देखो, कभी कभी क्या होता है कि इमेच्योरिटी में लोग बहुत ज़्यादा पैसा मार्केट में लगा देते हैं, ये सोचे बिना कि उनको ज़रूरत पड़ सकती है। देखो, आपने भविष्य नहीं देखा, आपने लगा तो दिया पैसा, और आप इस उम्मीद और इस इरादे से उतरे कि मैं 20 साल तक इन्वेस्ट करूंगा। आपकी ना उम्मीद गलत है, ना आपका इरादा गलत है, लेकिन भविष्य आपके हाथ में नहीं है। भविष्य में आपका कोई ऐसा खर्चा आ जाएगा, आपको मजबूरी में अपने म्यूचुअल फंड बेचने पड़ जाएंगे। इसीलिए मैं कहता हूँ म्यूचुअल फंड में अपनी सेविंग्स का भी एक हिस्सा डालो, सारी सेविंग्स भी वहाँ मत डालो, ताकि आप जितना डालो उसका मैक्सिमम बेनिफिट उठा सकते हो। मैक्सिमम बेनिफिट आप तब उठाओगे जब उसे लंबे समय तक इन्वेस्ट करोगे। तो अगर आप ऐसा पैसा डालते हो जिसकी आपको कल 1 साल बाद, 2 साल बाद, 5 साल बाद ज़रूरत पड़ने वाली है, तो आप गलत कर रहे हो। मैं फिर से बता रहा हूँ, अगर आप ऐसा पैसा म्यूचुअल फंड में डाल रहे हो जिसकी आपको ज़रूरत पड़ने वाली है अगले कुछ सालों में, तो आप गलत कर रहे हो। आपको उस पैसे को वहाँ डालना ही नहीं चाहिए। आपको म्यूचुअल फंड में वही पैसा डालना चाहिए जो आप लगा कर भूल सको। देखो, फिर भी मैं एक हिस्सा डालता हूँ अपनी सेविंग का, लेकिन फिर भी मुझसे भी, मेरे ऊपर भी ऐसी सिचुएशन और परिस्थितियाँ आ सकती हैं कि मुझे भी निकालना पड़ जाए, क्योंकि भविष्य किसी ने नहीं देखा। मैं भविष्य नहीं देखा हुआ ना, मैं भगवान तो नहीं हूँ। और मैं ये गारंटी से नहीं कह सकता हूँ कि मेरे ऊपर ऐसी कोई विपत्ति नहीं आएगी, मेरे ऊपर ऐसी कोई सिचुएशन नहीं आएगी कि मुझे म्यूचुअल फंड से पैसा निकालना पड़े। हु नोज़, किसी को नहीं पता ना यार, कल को मुझे भी ज़रूरत पड़ सकती है। ठीक है, उसी तरीके से आप जो लोग इन्वेस्ट कर रहे हो, आप बहुत कॉन्फिडेंटली इन्वेस्ट कर रहे हो कि हम तो 20 साल 15 साल 10 साल तक नहीं निकालेंगे, लेकिन हु नोज़, कल को ज़रूरत पड़ जाए,
भविष्य किसी ने नहीं देखा, आपने भी नहीं देखा, मैंने भी नहीं देखा, किसी के हाथ में नहीं है भविष्य, भविष्य सिर्फ भगवान को पता है। तो लेकिन हमारी कोशिश यही रहेगी कि हम लंबे से लंबे समय तक इन्वेस्ट रहें। बाकी भगवान भरोसे छोड़ो। और इतिहास गवाह है, हिस्टोरिकल डेटा भी यही बताता है, जो लंबे समय तक इन्वेस्ट रहता है म्यूचुअल फंड में वो पैसा बनाकर ही निकलता है। ट्रेडर बनाए ना बनाए, फ्यूचर एंड ऑप्शन के ट्रेडर बनाए ना बनाए, शेयर मार्केट में शेयर्स रोज़ खरीदने बेचने वाले लोग बनाए ना बनाए, लेकिन म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करने वाला ज़रूर बनाकर निकलता है। एक बार 6-7 साल, 5-6 साल तक आपने इन्वेस्ट कर दिया, 101% आप पैसा बनाकर ही निकलोगे। कोई चांस ही नहीं है कि आप लॉस में निकलो। तो ये बात हमेशा ध्यान रखना कि लंबे समय तक, लंबी अवधि तक। अभी फ़िलहाल क्या होगा कि कुछ लोग आएंगे, क्योंकि ट्रेडर्स मार्केट बन गई है हमारी, अब ऊपर जाएगी नीचे आएगी, फिर नीचे जाएगी ऊपर जाएगी, तो आपके आसपास के कई लोग आएंगे, देखो भैया मैंने फ्यूचर एंड ऑप्शन में इतना पैसा बना लिया। फिर कोई आएगा, देखो मैंने तो शेयर खरीदा था, वो नीचे में खरीदा था HDFC बैंक का शेयर, रिलायंस का शेयर, ये ऊपर गया मैंने बेच दिया, अब दोबारा नीचे चला गया मैं दोबारा खरीद दूंगा, अब दोबारा ऊपर चला गया मैं दोबारा बेच दूंगा। और वो तुमको बताएगा, तुम्हें ऐसा लगेगा यार मैं तो बेवकूफ़ हूँ, ये तो बड़ा समझदार है। लेकिन देखो लॉन्ग टर्म में ना, आप देखोगे आप उससे ज़्यादा कमा रहे हो। फ्यूचर एंड ऑप्शन वाले तो कमाते ही नहीं है, वो तो सारे लॉस में है, ठीक है। शेयर्स वाले भी वही कमाते हैं जो थोड़ा लंबा गेम खेलते हैं और जिनको बहुत अच्छी नॉलेज होती है कि कब एंटर करना है कब एग्जिट करना है। देखो ये बात सुनने में बहुत आसान लगती है कि कब एंटर करना है कब एग्जिट करना है, मुझे भी नहीं आता। मैं भी जनरली गलत समय पे एग्जिट लेता हूँ। आप देखना कि जब भी मैं शेयर बेचता हूँ उसके बाद मेरा शेयर और भागते हैं, यानी कि मुझे भी आता नहीं है। वो बात अलग है कि मैं 4-5% का छोटा प्रॉफिट कमा लेता हूँ, नुकसान में नहीं निकालता। निकालता मैं भी मुनाफे में ही हूँ, लेकिन मुझे भी नॉलेज नहीं है, मुझे भी आइडिया नहीं है कि मुझे कब तक इन्वेस्टेड रहना चाहिए, क्या मुझे उसमें और इन्वेस्टेड रहना है। जनरली ऐसा होता है कि जैसे ही मैं शेयर खरीदता हूँ उसके बाद वो 2-4-5% गिरता ही है, और जैसे ही मैं शेयर बेचता हूँ उसके बाद 2-4-5% बढ़ता ही है। तो ऐसा देखकर मुझे तो साफ पता है कि मुझे भी नहीं आता, और मार्केट में बैठे 98% लोगों को नहीं आता। 1-2% लोग ही हैं जिनको बहुत अच्छी नॉलेज है, जो जानते हैं कि शेयर में कब एंटर लेना है और कब एग्जिट करना है। और जो बड़े से बड़े धुरंधर है ना, उनसे भी गलती होती है शेयर के एंट्री और एग्जिट में। तो ऐसा, जब बड़े बड़े धुरंधर जिनको 40-40 साल का तजुर्बा है, जो मार्केट में फ़ंड मैनेज कर रहे हैं, उनसे भी गलतियां हो रही हैं, तो आप और हम किस खेत की मूली हैं, हमसे तो गलतियां हो ही सकती हैं। तो आप उन लोगों को देखकर प्रभावित मत होना, भ्रमित मत होना, परेशान मत होना कि यार ये तो फ्यूचर एंड ऑप्शन में कमा रहा है, ये तो शेयर ट्रेडिंग में कमा रहा है, मैं तो म्यूचुअल फंड है और मार्केट कहीं जा ही नहीं रही। आप बस रिलैक्स करके बैठो, समय दो मार्केट में। 4-5 साल बाद आप अपना पोर्टफोलियो दिखाओगे इनको कि तूने कितना कमाया साल का, मुझे दिखा, और मेरा देख मेरा म्यूचुअल फंड कैसे भाग रहा है। तो स्ट्रेस नहीं लेने का, सिंपल स्ट्रैटेजी, थोड़ा थोड़ा हर महीने डालते रहो और रिलैक्स करके बैठ जाओ। फंड मैनेजर को आपने काम दिया हुआ है, उसे काम करने दो। वो आपसे एक्सपेंस रेशो चार्ज कर रहा है और उसके बदले में वो आपके रिटर्न निकाल कर देगा। अब देखो, हो ये रहा है हाल फिलहाल में, कई लोग मेरे को बोल रहे थे कि कॉन्ट स्मॉल कैप ने अपना एक्सपेंस रेशियो 1.04% कर दिया। कॉन्ट नहीं, अब धीरे धीरे सब बढ़ाएंगे। और आपने शायद ध्यान नहीं दिया, सारे फंड AMC जो हैं अपना अपना, म्यूचुअल फंड वाले अपना अपना एक्सपेंस रेशियो बढ़ा रहे हैं। कोई कोई 0.01 बढ़ा रहा है, कोई 0.02 बढ़ा रहा है। कॉन्ट स्मॉल कैप ने तो हद ही कर दी, वो तो सीधा जंप करके 0.2 बढ़ा दिया उसने, तो शायद 0.2 एक साथ ही बढ़ा दिया। तो धीरे धीरे ये सब बढ़ाएंगे, क्योंकि अब इनके पास ना फंड्स ड्राई अप हो रहे हैं। फंड्स ड्राई अप ऐसे हो रहे हैं कि जो SIPs चलती रहती है ना मंथली, वो कैंसिल हो रही हैं। तो वो जो हिस्टोरिकल डेटा है ना, वो अब काम कर रहा है मार्केट में। म्यूचुअल फंड में SIP करने वाले लोगों का धैर्य टूट रहा है। अब वो अपनी SIPs बंद कर रहे हैं। SIPs बंद होती है तो पीछे से जो लगातार इनके पास फंड आता रहता है, वो ड्राई अप होने लग जाता है। वो ड्राई अप होने लग जाता है, ये अच्छे अपॉर्चुनिटीज़ में जितने भी म्यूचुअल फंड वाले हैं, ये डाल नहीं पाते तो कमा नहीं पाते तो इनका खुद का पैसा, जो इनकी खुद की प्रॉफिटेबिलिटी है, वो इम्पैक्ट हो जाती है। इनको भी तो सैलरीज देनी है, इनको भी तो एडवर्टीजमेंट करना है, इनको भी तो मार्केटिंग करनी है, इनको भी तो पैसा चाहिए। तब इनके पास क्या ऑप्शन बचता है कि चलो 0.2, 0.01, 0.05, 0.08, 0.1, 0.2 ऐसे करके अपना एक्सपेंस रेशियो ये लोग बढ़ा लेंगे। और जैसे ये 0.1, 0.2 बढ़ाते हैं ना, तो इनका जो फंड जो मैनेज कर रहे हैं वो लाखों करोड़ों रुपए का होता है। ठीक है, जो कॉन्ट स्मॉल कैप है वो लगभग 1 लाख करोड़ का फंड मैनेज कर रहा था। तो 1 लाख करोड़ का उसने 0.2 बढ़ाया, तो 0.2 साल का बढ़ाया, उसका कैलकुलेट कर लेना कितना निकल के आएगा, करोड़ों रुपया है, फालतू कमाएगा वो। तो उन्होंने अपना इंतजाम तो कर लिया है, लेकिन ठीक है बढ़ा लिया है, अब हमें भी नज़र रखनी पड़ेगी और पीनलाइज करना पड़ेगा। जो म्यूचुअल फंड एक्सपेंस रेशियो तो बढ़ा रहे हैं लेकिन रिटर्न नहीं दे रहे। तो साल 6 महीने ऑब्जर्व करते रहो और
इसीलिए थोड़ा ज़्यादा म्यूचुअल फंड रखना हमेशा अच्छा होता है, ठीक है। अब आपने किसी यूट्यूबर की बात मानकर स्मॉल कैप फंड में इन्वेस्ट किया और एक ही स्मॉल कैप लिया मान लो, और वो ले लिया कॉन्ट स्मॉल कैप। कॉन्ट स्मॉल कैप तो ना रिटर्न दे रहा और एक्सपेंस रेशियो बढ़ाया जा रहा है, तो आपका पोर्टफोलियो तो घुस गया, ठीक है। मैंने क्या कर रखा है, मैंने 4-5 स्मॉल कैप ले रखे हैं, तो मेरा कौन सा वाला बढ़ा, सिर्फ पाँचवा हिस्सा बढ़ा कौन स्मॉल कैप वाला, बाकी वालों ने मेरा नहीं बढ़ाया, कोटक ने नहीं बढ़ाया, एसबीआई ने नहीं बढ़ाया, एचडीएफसी ने नहीं बढ़ाया, कैनरा बैंक ने नहीं बढ़ाया, उनका स्मॉल कैप उसी रेट पे मिल रहा है। मेरा 1/5 इम्पैक्ट हुआ। और तुमने यूट्यूबर की बात सुन के एक ही स्मॉल कैप लिया था, तुम्हारा पूरा पोर्टफोलियो घुस गया स्मॉल कैप का, ठीक है। तो इसीलिए कहते हैं डाइवर्सिफिकेशन करना चाहिए, और डाइवर्सिफिकेशन शॉर्ट टर्म में आपको बहुत काम आएगा, क्योंकि आपको एक एवरेज अबव एवरेज रिटर्न मिलेंगे, ठीक है। मैं अभी भी ये बोलता हूँ कि जो यूट्यूबर ये बोलता है कि कम म्यूचुअल फंड लो, वो गलत नहीं बोलता है, लेकिन वो टेन्योर भी बोलता है 15-20 साल के लिए इन्वेस्ट करो। क्योंकि मुझे पता है कि 97% लोग तो 5 साल के अंदर ही बाहर होने वाले हैं। तो तुम्हारे लिए वो जो 97% बाहर होने वाले हैं, उनके लिए बेस्ट यही रहता है कि वो अपने फंड्स को हर कैटेगरी में भी डाइवर्सिफाई कर लें, ताकि बहुत सारी चीज़ें होती हैं यार, 15-20 साल की जर्नी है तुम्हारी, बहुत सारी चीज़ें इम्पैक्ट करेंगी। कभी सेबी की इंक्वायरी हो जाएगी तुम्हारे फंड हाउस में, तो तुम्हारा फंड अंडर परफॉर्म करेगा। कभी ये एक्सपेंस रेशियो अंधाधुन बढ़ा देंगे, तो तुम्हारा फंड इम्पैक्ट करेगा। तो इन सारी चीज़ों को मैनेज करने का एक ही तरीका है कि डाइवर्सिफाई हो जाओ, अलग अलग म्यूचुअल फंड हाउसेस के म्यूचुअल फंड लेकर रखो। और अगर कोई एक अंडर परफॉर्म करता है या एक्सपेंस रेशियो ज़्यादा बढ़ा लेता है, तो आपका 1/5 1/6 वाला पोर्टफोलियो ही स्मॉल कैप का इम्पैक्ट होगा, पूरा नहीं इम्पैक्ट होगा। लेकिन जिसने सारा का सारा 5 लाख 10 लाख सिर्फ कौन स्मॉल कैप में डाल रखा है, उसका तो एक्सपेंस रेशियो भी तगड़ा हिट हो रहा है अब, और रिटर्न वैसे ही नहीं आ रहे। तो बाकी आपकी इच्छा है, आप अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र और अपनी बुद्धि से जो भी जहाँ भी इन्वेस्ट करना चाहें कर सकते हैं। वो निर्णय और डिसीजन आपका होगा, और मुझे भी मान्य होगा, आपको भी मान्य होगा। और इस वीडियो में हमेशा की तरह यूट्यूब गाइडलाइंस बोलती हैं, कुछ मैंने म्यूचुअल फंड्स रिलेटेड लिंक्स दिए हुए हैं बुक्स के, अच्छी बुक्स हैं, उन्हें पढ़कर आप समझ सकते हैं कि कैसे म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट करना चाहिए। तो वो फ्लिपकार्ट और अमेज़न के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में या स्क्रीन पे दिख जाएंगे। प्लस ये ज़रूरी नहीं है कि आपको इस लिंक के थ्रू बुक्स ही लेनी है। अगर आप इस लिंक के थ्रू जाएँ और कुछ भी लें, जैसे मान लीजिए एयर कंडीशनर, जूते, चप्पल, बेल्ट, कुछ भी अगर आप लेते हैं, तो उसका कमीशन मुझे मिलेगा। यूट्यूब गाइडलाइन से बोलती है कि अपने दर्शकों को इसके बारे में बताते रहिए, अवेयर करते रहिए, और मैंने डिस्क्रिप्शन में भी ये लिखा हुआ है। तो आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद, गुड बाय, जय बद्री केदार।